गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमित, मोहम्मद, रॉबिन, इंद्रजीत, मनमोहन, हिमानी, राहुल, कुशल, रंजी, सत्यप्रकाश, निमित, इंद्रजीत, पवन, प्रिया, आलोक, पूजा, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, दिव्या, मोहन, राहुल, कीर्ति, वर्षा, शिखा, पिंकी, यश, दिलखुश। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। दिल्ली में तो बारिश करा दी तुमने, हैं? जैसे तैसे बाढ़ का पानी दिल्ली में खत्म हुआ था। मतलब बिना बारिश के तो दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। और अब तो बारिश हो रही है पिछले आधे घंटे से। तो अब क्या हालत होगी दिल्ली में, है? हालांकि बारिश कितनी भी तेज आ जाए, पहले भी काफी तेज बारिश वर्षा हुई थी, लेकिन वो जो ठंडक है ना बारिश होने के बाद, वो नहीं हो पा रही, क्योंकि हवा नहीं चल रही है। हवा बिल्कुल बंद है, सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही है, और गर्मी और हो जाती है, भयंकर ह्यूमिडिटी। एक बार हवा चले ठंडी ठंडी, मस्त मस्त, तो अच्छा मौसम हो जाए, लेकिन वो हवा नहीं चल रही, तो ठंडक नहीं हो पा रही है बारिश होने के बाद जो होनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे इनइक्वलिटी चैप्टर। इनइक्वलिटी चैप्टर में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हमें पता है कि कब कौन सा डेफिनेट रिजल्ट बनता है। ढेर सारे क्वेश्चन हमने किए, ढेर सारे। ठीक है, ग्रेटर देन आने पे ग्रेटर देन, वरना ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन आने पे लेस देन, वरना लेस देन इक्वल। समझ रहे हो? दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो कंडीशन ब्लॉक, दोनों फैमिली के मेंबर तो कंडीशन ब्लॉक। अब एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने आ रहा हूं, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही स्पेशल है। P इज इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। ठीक है ना? P इज ग्रेटर देन, P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R। ठीक है, एंड देर आर टू कंक्लूजन। P is greater than or equal to R, P is equal to R, P is equal to R. Question number 27. There are two statements. P is equal to Q is greater than equal to R. P is less than equal to A less than equal to R. ठीक है? P is greater than equal to R. P is less than equal to R. P is equal to R. ये थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है, अभी आप समझ जाओगे कि ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है। हाँ जी, स्टेटमेंट P is equal to Q is greater than equal to R. P is greater than A is greater than R. P is greater than equal to R. P is greater than R. P is equal to R. हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो और आप समझ जाओगे कि तीनों स्पेशल क्वेश्चन क्यों हैं। ठीक है जी, बनाओ फटाफट से, जल्दी से। ये तीनों ही स्पेशल क्वेश्चन है बाबू। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो रिजल्ट है P से R, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट के हिसाब से बात करूं तो मेरा ये रिजल्ट 100% ट्रू है।
लेकिन दिक्कत ये है, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से बात करूं तो मेरा ये वाला रिजल्ट ट्रू है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर दो अलग अलग रिलेशन ट्रू हो रहे हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हर क्वेश्चन में बेटा एक ही रिलेशन हमारा डेफिनेट रिजल्ट होता था। पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, पहली बार हम, है ना, पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें दो अलग अलग रिजल्ट हमारे निकल कर आ गए। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, अभी तक सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट बनता था, लेकिन पहली बार हम एक ऐसा रिजल्ट देख रहे हैं जिसमें दो अलग अलग डेफिनेट रिजल्ट आ रहे हैं, दो अलग अलग इक्वेशन से। तो जब ऐसा हो कि दो अलग अलग इक्वेशन से दो अलग अलग रिजल्ट निकले, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना, इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा। जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा। बेटा ये रिजल्ट किस बेसिस पे बने हैं? ये रिजल्ट उसी बेसिस पे बने हैं कि ग्रेटर रास्ते में ग्रेटर बनना, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो इस बार दो अलग अलग रिजल्ट निकले, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा, और इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या है? इक्वल। इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या है? इक्वल। तो हमारा जो डेफिनेट आंसर होगा वो होगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। जैसे बेटा पी से आर डेफिनेट रिजल्ट क्या है? पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। पी से आर डेफिनेट रिजल्ट क्या है? पी इज लेस देन इक्वल टू आर। ये दोनों ही रिजल्ट अपनी अपनी जगह ट्रू हैं, है ना। पहली बार ऐसा हुआ कि दो अलग अलग रिजल्ट बनकर आ गए, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा, और इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या है? इक्वल। इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या है? इक्वल। तो अब जो आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड फॉलो, क्योंकि अगर ये दोनों ही बातें बेटा अपनी अपनी जगह सत्य हैं, है ना, अगर ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सत्य हैं, तो इनका जो कॉमन रिजल्ट है वो हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है जी हाँ। तो पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जो दो अलग अलग इक्वेशन, दो अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया, अभी तक हमेशा सिंगल ही रिजल्ट बनता था। अच्छा, यहाँ पी से आर क्या रिजल्ट है? पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। लेकिन यहां से पी से आर रिजल्ट क्या आ जाएगा? पी इज ग्रेटर देन आर। पी इज ग्रेटर देन आर, ये दोनों ही रिजल्ट ट्रू है, तो जो फाइनल आंसर होगा इनका कॉमन रिजल्ट होगा। और इनका कॉमन रिजल्ट क्या है? इनका कॉमन रिजल्ट क्या है बाबू? ग्रेटर। तो हमारा आंसर होगा ग्रेटर। ओनली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए साहब, तो ये तीन स्पेशल क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईदर और। ये ईदर और का केस क्या है? कब हम ऑप्शन चूज करते हैं? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। हम ऑप्शन चूज कब करते हैं? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। जैसे क्वेश्चन नंबर 29, और हम कथन लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, ई इज लेस देन एफ। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पर तीन कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है ए बड़ा है सी से, दूसरा है सी छोटा है एफ से, तीसरा है ए बराबर है सी के। अब इस क्वेश्चन का क्या परफेक्ट ऑप्शन चूज करें हम? ठीक है, परफेक्ट ऑप्शन क्या चूज करें? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन बी ऑल फॉलो, ऑप्शन सी नन फॉलो, ऑप्शन डी ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। अब इस क्वेश्चन का कौन सा परफेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए, ये बताओ, फटाफट से बताओ। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से। बेटा वीओडी बैच के बारे में बात जो करनी है वो आप बात करो, कस्टमर केयर से बात करो, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर वो रिजॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, कैसे सॉल्व होगा? सर अगर मैं ए से सी की बात करूं तो डेफिनेटली जो मेरा रिजल्ट है वो है ए बड़ा या बराबर है सी के। ए बड़ा या बराबर है सी के, तो ये भी रिजल्ट गलत हो गया, ये भी रिजल्ट मेरा गलत हो गया। अच्छा, अगर मैं सी से एफ की बात करूं तो सर सी छोटा है एफ से, तो ये रिजल्ट मेरा ट्रू है ना, ये रिजल्ट मेरा ट्रू है। अब आप लोग बेटा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि जो पहला और तीसरा रिजल्ट है
बेसिकली इंडिविजुअल तो गलत है, लेकिन अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दूं तो इन दोनों रिजल्ट को जोड़ने पर मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इनइक्वलिटी में अगर किन्हीं भी दो कंक्लूजन को जोड़ने पर, है ना, किन्हीं भी दो कंक्लूजन को जोड़ने पर फाइनल रिजल्ट बनता है, तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में ना ईदर और वर्ड का यूज करते हैं, ईदर और वर्ड का यूज। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो ओनली सेकंड फॉलोज नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। क्योंकि पहला और तीसरा ना ईदर और का केस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अच्छा ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ओनली, मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, सी लेस देन एफ, C less than F and A is greater than or equal to C follow? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ये बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं ये लिख सकता हूँ C less than F and A is greater than or equal to C follow? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C less than F and either either A is greater than C और A is equal to C follow? क्या मैं लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, C लेस देन F को किससे रिप्लेस कर दो? सर रिप्लेस कर दो सेकंड से, सेकंड से। एंड ईदर, एंड ईदर A इज ग्रेटर देन C को किससे रिप्लेस कर दो? रिप्लेस कर दो फर्स्ट से, है ना, ईदर फर्स्ट। और A इज इक्वल टू C को किससे रिप्लेस कर दो? थर्ड से। तो बस आ गया आंसर। तो इसीलिए ये ईदर और का केस आ गया। समझ रहे हो? ये ईदर और का केस आ गया, ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि ए से सी जब जाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। तो ए बड़ा या बराबर है सी के, तो हम इसको ऐसे ही तो पढ़ते हैं, या तो ए बड़ा है या ए बराबर है सी के, या तो ए बड़ा है या बराबर है सी के, और डेफिनेटली सी एफ से छोटा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लो, तब आप अच्छे से समझ जाओगे। हालांकि इधर और के ढेर सारे केसेस में पढ़ाऊंगा आपको, चिंता ना करें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की। बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे इधर और के, ठीक है, बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे इधर और के। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें किसी भी प्रकार की। ए छोटा है जी से, ठीक है, ए छोटा है सी से, ए बराबर है सी के। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो फटाफट से, जल्दी से कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आप लोग क्या दोगे, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से, तो फटाफट से। क्या आंसर बनेगा? बीए या बीएससी ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट है? अरे यार ये तो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, पर्सनल चॉइस, है ना, कि आप कहाँ कंफर्ट फील करते हैं। मोटिवेशन कर दो प्लीज। हम्म, क्या जरूरत है तुम्हें मोटिवेशन की, ये बताओ। क्या करोगे तुम मोटिवेट होगे? छोड़ो पढ़ाई लिखाई, क्या रखा है पढ़ने लिखने में, खामखा तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और अपने माँ बाप के। क्यों ना झूठे सपने दिखा रहे हो? मौज करो, जिंदगी छोटी सी है, मजे लो यार। पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है? क्या करोगे तुम एक पुलिस ऑफिसर बन के, एक सरकारी नौकर बन के? हैं? क्यों भाई? चलो, ए से जी, ए से जी अगर मैं बात करूं, ए से जी की, अगर मैं ए से जी की बात करूं तो मेरे रास्ते में लेस देन है बाबू, है ना, लेस देन है, तो लेस देन मेरा रिजल्ट बन गया।
अच्छा, अगर मैं ए से सी की बात करूं तो बेटा रिजल्ट बनेगा ए लेस देन इक्वल टू सी, इसीलिए दोनों रिजल्ट गलत हो गए। दोनों रिजल्ट गलत हो गए, लेकिन हम मानते हैं कि इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो ये फाइनल रिजल्ट बन के तैयार होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो बेटा ओनली फर्स्ट फॉलोज आंसर नहीं हो सकता। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट फॉलो एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो। Only first and either second and third follow. Only first and either second और third follow। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो जी? चलिए, अब मैं आपको आइदर और के सारे केसेस पढ़ा दूंगा। 30 क्वेश्चन हो गए ना, अब हम आइदर और के सारे केसेस समझने की कोशिश करेंगे कि आइदर और के सारे केसेस एग्जैक्टली हैं क्या क्या। ठीक है, अब आपको समझ आएगा। मैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, दो कंक्लूजन, ए बड़ा है डी से, ए बराबर है डी के। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से कि इन क्वेश्चंस के मुझे आंसर किस हिसाब से देने हैं, है ना। ए बड़ा है डी से और डी बराबर है ए के। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखो। इनके आंसर्स क्या लिखोगे? ए बड़ा है डी से, ए छोटा है डी से, ए छोटा है डी से, ए बराबर है डी के। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखो। इनके आंसर्स क्या लिखोगे? ए बराबर है डी के, ए बराबर नहीं है डी के। ए बड़ा है ई से, ए बराबर है डी से। ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है डी से, ए बराबर है डी के। चलिए साहब, लिखो। इन सारे के आंसर्स लिखो। सर, आप जैसा अनुभवी टीचर कैसे बने? अरे यार, अनुभवी बनने के लिए वो उम्र बितानी पड़ेगी उस प्रैक्टिस में, तभी तो बनोगे। एक्सपीरियंस का मतलब क्या? वो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा 10 साल का। 10 साल रीजनिंग पढ़ा दो, मेरे ऐसे अनुभवी टीचर बन जाओगे। हैं? बेटा, जब भी एग्जाम में कभी भी दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो, जब भी एग्जाम में दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो, है ना, जब भी एग्जाम में दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो, आप हमेशा आइदर और चेक करोगे। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा रिजल्ट्स पे ध्यान देना। अगर मैं ए से डी की बात करूं बाबू, तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल है, तो ए से डी जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, जो दोनों को मिलाकर बन सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। बेटा ए से डी दोनों गलत है, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इन दोनों को जोड़ कैसे सकते हैं? डी इज इक्वल टू ए को मैं ए इज इक्वल टू डी लिख सकता हूं, तो बेटा ए से डी जुड़ जाएगा ग्रेटर और इक्वल के साथ। ठीक है। अगर दोनों गलत है लेकिन दोनों को जोड़ने पर बेटा ये वाला रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट मेरा क्या बनना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। इन दोनों को जोड़ने पर नहीं बनेगा, तो इस क्वेश्चन का पुराना आंसर रहेगा नन फॉलोस। दोनों गलत है, इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला रिजल्ट नहीं बनेगा, तो भी आंसर रहेगा मेरा नन फॉलोस। तो ये इधर और का केस है, ये इधर और का केस है, लेकिन ये नन फॉलोस है, ये नन फॉलोस है। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब। अच्छा, यहां पर दोनों गलत है, दोनों को जोड़ने पर ये रिजल्ट नहीं बनेगा, तो ये भी क्या है? ये भी नन फॉलोज है, ये भी नन फॉलोज है। यहां पर ये वाला रिजल्ट सही है, ये वाला गलत है, तो इसका तो आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो है। यहाँ पे तो इधर और का मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे तो इधर और का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये सही है, ये दोनों गलत है, दोनों को जोड़ने पर फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो। अब आप देख लो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ हाँ बेटा, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और हम हर पॉसिबिलिटी को गलत कर देते हैं ना। हम सिर्फ वही कंक्लूजन को सही करते हैं जो 100% ट्रू होता है। पॉसिबिलिटी को हम सही नहीं करते, है ना। हम वही कंक्लूजन को ट्रू करते हैं जो 100% ट्रू हो। ए से डी बेटा रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर नहीं बन सकता रिजल्ट। ग्रेटर की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। 37 क्वेश्चन कर लिए। चलो, P is equal to Q less than equal to R is equal to S less than T। ठीक है जी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 38, दो कंक्लूजन है। P is less than S, P is equal to S। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, दो कंक्लूजन है। P is less than S, S is equal to P। क्वेश्चन नंबर 40, अगेन दो कंक्लूजन है। P is less than S, P is ग्रेटर देन S। क्वेश्चन नंबर 41, फिर से दो कंक्लूजन है। P is ग्रेटर देन S, P is इक्वल टू S। ठीक है जी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 42, फिर से दो कंक्लूजन है। P is इक्वल टू S, P is नॉट इक्वल टू S। क्वेश्चन नंबर 43, फिर से दो कंक्लूजन है। P is ग्रेटर देन S, S is इक्वल टू P। क्वेश्चन नंबर 44, फिर से दो कंक्लूजन है। P is less than T and P is equal to T। क्वेश्चन नंबर 45, फिर से दो कंक्लूजन है। P is इस बार तीन कंक्लूजन है। P is less than T, P is less than S, P is equal to R, P is equal to R। ठीक है। हाँ जी। अब बनाओ फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। बेटा पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी को नहीं देखते, गलत तो फिर नन फॉलोज ही आंसर होता है। हम सिर्फ वही कंक्लूजन ट्रू करते हैं जो 100% ट्रू हो। हम सिर्फ वही कंक्लूजन ट्रू करते हैं जो 100% ट्रू हो।
बनाओ फटाफट से। सर आप कितने सालों से गुस्सा नहीं किए? जब से पैदा हुआ हूं तब से। गुस्सा करके देखा है? हाँ? चलिए साहब। तो बेटा पी से एस, अगर मैं पी से एस पे ध्यान दूं तो इक्वल, लेसन इक्वल, इक्वल। तो पी से एस जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट बनेगा पी इज लेस देन और इक्वल टू एस। पी से एस जो रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल बनेगा, दोनों गलत, लेकिन दोनों को मिलाकर वो मेरा रिजल्ट बन जाएगा, इसीलिए इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, है ना? ये दोनों गलत है, लेकिन एस इज इक्वल टू पी को पी इज इक्वल टू एस लिख सकता हूं। तो पी से एस दोनों को जोड़कर वो रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा, इसीलिए इसका भी आंसर हम नन फॉलोज ना देकर क्या देंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ये दोनों गलत हैं, बट इन दोनों को जोड़ने पर वो रिजल्ट नहीं बनेगा, इसीलिए इसका आंसर नन फॉलोज। दोनों गलत है, दोनों को जोड़ने पर वो रिजल्ट नहीं बनेगा, इसीलिए इसका आंसर नन फॉलोज। दोनों गलत है, दोनों को जोड़ने पर ये रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर नन फॉलोज। दोनों गलत है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं तो एस इज इक्वल टू पी की जगह मैं लिखूंगा पी इज इक्वल टू एस। तो पी से एस जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, लेस देन इक्वल नहीं बनेगा, इसीलिए नन फॉलोज। ठीक है? पी से टी। सर पी से अगर मैं टी की बात करूं तो लेस देन मेरे रास्ते में ये सही है, ये गलत है, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है? पी से टी सही है, ये दोनों गलत है। अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? किस किस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सही दिया है? क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? पी, इन दोनों को जोड़ सकता हूं, पी से पी तो मैच हो गया, लेकिन बाबू ये एस है और ये आर है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में बेटा आर इज इक्वल टू एस दिया हुआ है। क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू एस दिया हुआ है, तो मैं आर की जगह अगर मैं एस भी कर दूं तो मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा लेस देन इक्वल, तो इसीलिए इसमें ईदर और लगेगा ही लगेगा, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। एसएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करूं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सीधी सी बात है। एसएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी करो, पहले जीएस को मजबूत करो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, 8th 9th 10th, है ना? ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, अपने प्रीलिम्स को पहले स्ट्रॉन्ग करो, एक बार प्रीलिम्स को देकर देखो, फिर मेंस के लिए जाना, है ना? तो बेटा हमने ईदर और दो जगह पढ़ा, हमने ईदर और पढ़ा ग्रेटर देन इक्वल में, और हमने ईदर और पढ़ा लेस देन इक्वल में। ईदर और का एक केस और बनता है, जब कंडीशन ब्लॉक होती है ना बाबू, तो ब्लॉकिंग केस में भी ईदर और लगता है, ब्लॉकिंग केस में भी ईदर और लगता है।
ठीक है, एक और केस है ईदर और का, जब ब्लॉकिंग केस होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है ना। दो कंक्लूजन है मेरे पास, ए बड़ा या बराबर है सी से, ए छोटा है सी से। जैसे कि ये ब्लॉकिंग केस, बेटा ए से सी नो रिलेशन है। अच्छा, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो ए बड़ा है सी से, या ए बराबर है सी के, या ए छोटा है सी से। तीन ही तो कंडीशन होंगी भाई, ए और सी के बीच में नो रिलेशन है। नो रिलेशन है तो इन दोनों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। अगर मैं रिजल्ट बनाऊं तो क्या बनेगा? या तो ए बड़ा है सी से, या ए बराबर है सी के, या ए छोटा है सी से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या तो ए बड़ा है या तो बड़ा या बराबर को जोड़ दो, तो या तो ए बड़ा या बराबर है सी के, या फिर ए छोटा है सी के। लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो पहला कंक्लूजन सही होगा या दूसरा। इसीलिए बेटा ब्लॉकिंग केस भी इधर और देता है। बहुत तेज आंधी चल रही है, यहां तो बारिश हो रही है बहुत तेज। चलिए साहब, तो बेटा इसीलिए ब्लॉकिंग केस भी इधर और देता है। अच्छा, ब्लॉकिंग केस इधर और कब देगा? ब्लॉकिंग केस इधर और तब देगा जब दोनों कंक्लूजन को मिलाने पर तीनों ही पॉसिबिलिटी आ जाए। जब दोनों कंक्लूजन मिलाने पर तीनों संभावना आ जाए, तीनों, यानी कि ग्रेटर भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए, और लेस देन भी होना चाहिए। अगर दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों ही संभावनाएं हैं, क्योंकि ब्लॉकिंग में ना बेटा तीनों संभावनाएं छुपी रहती हैं, तो अगर तीनों संभावनाएं हैं दोनों कंक्लूजन को मिलाकर, तब ब्लॉकिंग केस में ईदर और लग जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो ब्लॉकिंग में भी ईदर और लग जाता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन लिखो, ए छोटा या बराबर है सी से, ए बड़ा है सी से। 48, ए बड़ा या बराबर है सी के, ए छोटा या बराबर है सी से। 49, ए बराबर है सी के, ए बराबर नहीं है सी के। ठीक है जी। 50, ए बड़ा है सी से, ए बराबर है सी के। 51, ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी से। ठीक है। 52, ए छोटा है सी से, ए बराबर है सी के। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, आंसर दो फटाफट से।
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब अगर हम मैं ए और सी की बात करूं, देखो ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट तो बना नहीं सकते। ए और सी के बीच में नो रिलेशन का केस है। ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, सारे रिजल्ट गलत है। अब अगर मैं ए से सी ध्यान दूं बेटा, दोनों को जोड़ने पर लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, इक्वल भी है, तीनों सिंबल है। तीनों सिंबल है तो रिजल्ट क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, है ना। ए और सी को जोड़ने पर ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस देन भी है, ठीक है, तीनों ही सिंबल है, रिजल्ट क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। इनको जोड़ने पर इक्वल भी है, देखो नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, आइदर ग्रेटर और लेस देन। बड़ा नहीं है मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब या तो बड़ा है या छोटा है, या तो बड़ा है या छोटा है, तीनों ही सिंबल है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। यहां पे देखो तीनों सिंबल नहीं है, सिर्फ बड़ा या बराबर है, जबकि नन फॉलोस। यहां पे सिर्फ बड़ा या छोटा है तो नन फॉलोस, यहाँ पे सिर्फ छोटा या बराबर है, नन फॉलोस। तो नो रिलेशन के केस में अगर आप बनाना चाहते हो, नो रिलेशन के केस में अगर आप आइदर और बनाना चाहते हो, तो दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों ही सिंबल होने चाहिए। अब हम चलते हैं फाइनली बेटा इसके लास्ट हिस्से पर, इनइक्वलिटी के, डेट इज कोडेड इन इक्वालिटी, कोडेड इन इक्वालिटी, ठीक है, कोडेड इनइक्वलिटी पे चलते हैं, ठीक है, जो कि इनइक्वलिटी का लास्ट पार्ट है। और कोडेड इनइक्वलिटी कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा है ना वही चीज है कोडेड इनइक्वलिटी, जो चीज आप पढ़कर आए हो वही चीज है, ठीक है, वही चीज है कोडेड इनइक्वलिटी, कुछ नया नहीं है कोडेड इनइक्वलिटी में, है ना। कोडेड इनइक्वालिटी में कुछ नया नहीं है, जो चीज आपने पढ़ी है वही चीज है कोडेड इनइक्वालिटी। इसमें होगा क्या कि सिंबल्स को ना कोड कर दिया जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी को कोड कर दिया जाएगा सिंबल्स में, जैसे a@b मींस, a@b मींस a is not less than b, a is not less than b। ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, दिस इज कोडेड इनइक्वलिटी। जब हम इनइक्वलिटी को कोड कर देते हैं किसमें, सिंबल्स में कोड कर देते हैं। ए हैज बी मींस ए इज ए इज ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ए हैज बी का मतलब है ए बी से बड़ा है, ए हैज बी का मतलब है ए बी से बड़ा है। A percentage B means A percentage B means A is not greater than B, A is not greater than B, A B से बड़ा नहीं है, A B से बड़ा नहीं है। A copyright B means A copyright B means A is A is less than B, A B से छोटा है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना बाबू, ये इंफॉर्मेशन ना एग्जाम में आपको गिवन होगी, ऐसा नहीं कि आप इसको घर से रट के चले जाओ, इसको घर से रट के मत जाना, है ना, इसको घर से रट के मत जाना, ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में गिवन होगी। ए इज इक्वल टू बी, और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, है ना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान देना। m@n, n has t परसेंटेज r, ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, m@t और m has t। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को कोड कर देंगे। हिंदी में क्या लिखा होगा, a@b का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, हिंदी में लिखा होगा a@b का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है। a हैज b का अर्थ है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से इनके मीनिंग्स लिखे होंगे, इस तरीके से इनके मीनिंग्स लिखे होंगे,
ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। और ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए बी से ए बी से छोटा है। और ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। इस तरीके से लिखा होगा, समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप इन क्वेश्चंस को देखो सॉल्व कैसे करोगे। इन क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करोगे? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप एक बॉक्स बनाकर। अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं ना, तो बॉक्स मेथड से ये वाले क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान हो जाते हैं, बेहद आसान, इतने आसान हो जाते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी, अगर मैं बॉक्स मेथड को यूज करूं। ठीक है बेटा, पता कैसे चलेगा कि नन आइदर और? यही चेक करोगे ना। अगर मान लो दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत है, तो आप चेक करोगे कि ऐसे कोई दो कंक्लूजन है जिनको मिलाकर हमारा रिजल्ट बन पा रहा है, तो आइदर और है, वरना नन फॉलोज होगा। सीधी सी बात है, अगर दो कंक्लूजन को मिलाकर रिजल्ट बना पा रहे हो तो आइदर वरना नन फॉलोज होगा। ठीक है, चलो तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम बॉक्स कैसे बनाएंगे? देखो बॉक्स में ये फिक्स है कि यहाँ पे हम रखेंगे ग्रेटर, ये रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल, ये होगा लेस देन, ये होगा लेस देन इक्वल, बीच में होगा इक्वल। अब आप जरा ध्यान से देखो कि आपके जो सिंबल्स हैं उनका मीनिंग क्या है। देखो एट द रेट का मतलब है कि छोटा नहीं है, एट द रेट का मतलब है छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है। देखो हैश का मतलब है बड़ा है, हैश का मतलब है बड़ा है। परसेंटेज का मतलब है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है यानी कि छोटा या बराबर है, बड़ा नहीं है यानी कि छोटा या बराबर है। कॉपीराइट का मतलब क्या है? छोटा है, कॉपीराइट का मतलब क्या है? छोटा है। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब क्या है? बराबर है, डॉलर का मतलब क्या है? बराबर है। तो बेटा ग्रेटर किसका मतलब था? हैश का मतलब, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हैश, ठीक है। और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे आ गया एट द रेट। और परसेंटेज का मतलब है लेस देन इक्वल, तो ये आ गया परसेंटेज। और कॉपीराइट का मतलब है लेस देन, तो ये कॉपीराइट। और डॉलर का मतलब है इक्वल, तो ये आ गया डॉलर। अब बाबू जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे भाई साहब, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये घर से याद मत करके जाना। ये इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में दी जाएगी, और ये एग्जाम में बदल भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ए एट द रेट बी, बी का मतलब हमेशा यही होगा कि ए बी से छोटा है। ए एट द रेट बी का मतलब ये भी हो सकता है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बराबर है। एग्जाम में कोई भी मीनिंग हो सकता है एग्जाम में। तो बेटा हो सकता है जो बुक में क्वेश्चन है वहां पे एट द रेट का मतलब कुछ और लिखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो कि ये फिक्स हो गई इन्फॉर्मेशन? ये फिक्स नहीं होती है बाबू, एग्जाम में ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। अगर मैं बेटा एम से टी की बात करूं, तो एम से टी मेरा रिजल्ट क्या है? सर मेरा एम से टी रिजल्ट है एम से एन, एम एट द रेट एन, और फिर एन से टी, एन हैश टी। तो जब मैं एम से टी रिजल्ट बनाऊंगा तो मेरे रास्ते में दो सिंबल हैं, एट द रेट और हैश। अब ये बताओ, जब आपके रास्ते में दो सिंबल आते हैं एट द रेट और हैश, अगर आपके रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर आता है ना, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर आता है, तो आप क्या रिजल्ट बनाओगे? सर जब ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर आता है तो हम हमेशा ग्रेटर ही रिजल्ट बनाते हैं। ऐसे ही अगर आपके रास्ते में अगर एट द रेट और हैज आए तो आप क्या रिजल्ट बनाओगे? हैज रिजल्ट बनाओगे, एट द रेट रिजल्ट नहीं बनाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोस। क्या आंसर हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोस। कहने का मतलब है कि अभी तक हम देख रहे थे इनइक्वलिटीज, अब बॉक्स बनाने के बाद फायदा क्या होगा कि हमें इनइक्वलिटीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंबल्स को देख के अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे अगर मेरे रास्ते में कॉपीराइट और परसेंटेज आ जाए तो बेटा रिजल्ट क्या बनेगा? कॉपीराइट वरना परसेंटेज। अगर मान लो ये दोनों टकरा गए, हैज और कॉपीराइट, तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? तो कंडीशन मेरी ब्लॉक हो जाएगी। जैसे मान लो मैं एक बॉक्स यहाँ पे बनाता हूं और आपके एग्जाम में है ना कोडेड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आया,
और जो कोडेड इनइक्वलिटी आपके एग्जाम में दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, कुछ इस तरीके से दी हुई है कि इसका तो मतलब है डॉलर, इसका मतलब है डिवाइड, इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब है इंडियन रुपी, इसका मतलब है हैज। मान लो ये मीनिंग आपके एग्जाम में ऑलरेडी दिए हुए हैं कि ग्रेटर का मतलब है डॉलर, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है डिवाइड, लेस देन इक्वल का मतलब है हैश, लेस देन का मतलब है इंडियन रुपी, इक्वल का मतलब है प्लस। ये एग्जाम में ऑलरेडी सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं कि ए डॉलर बी डिवाइड सी और पी इंडियन रुपी आर और हैज यू, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारे पूछे गए हैं ए डॉलर सी और पी इंडियन रुपी यू। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 54वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर से दो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, एम डॉलर यू, एम डॉलर यू और पी पी हैज यू, पी हैज यू। फिर से दो कंक्लूजन है, एम डॉलर पी और एम हैज पी, एम डॉलर पी एम हैज पी। एक 56वां क्वेश्चन भी आपके सामने है, आर प्लस टी डिवाइड एम। फिर से दो कंक्लूजन है, आर डॉलर एम और आर प्लस एम, आर डॉलर एम आर प्लस एम। 57वां स्टेटमेंट है, पी डॉलर आर एस क्यू डिवाइड आर। पी डॉलर क्यू एस इंडियन रुपी क्यू एस डॉलर क्यू। हाँ जी, सॉल्व करो इन सारे क्वेश्चंस को। हाँ बेटा, बॉक्स याद थोड़ी रखना है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल, बस खत्म कहानी। इतना ध्यान रखना है बस तुम्हें अपने हिसाब से। और जो उनके मीनिंग दे रखे हैं वो मीनिंग लिख देना, ग्रेटर की जगह लिख देना। अब आप सारे आंसर्स उसी हिसाब से दो जैसे देते आ जाओ। बहुत ही सोच समझ के।
हाँ जी। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा और ध्यान से समझना। पहला जो रिजल्ट है वो ए से सी है। ए से सी बेटा डॉलर और डिवाइड है। डॉलर और डिवाइड में डॉलर ही रिजल्ट बनेगा, बहुत बढ़िया। पी से यू बेटा इंडियन रुपी और हैज है। इंडियन रुपी और हैज में बेटा इंडियन रुपी ही रिजल्ट बनेगा, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बोथ फॉलो। शाबाश बेटा। एम से पी। अब बेटा एम से पी कैसे रिजल्ट बनाओगे सर? एम से यू, एम डॉलर यू। एम से यू, एम डॉलर यू। अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ, जब आप यू से पी का रिलेशन बनाओगे तो क्या यू से पी आप लिख सकते हो यू हैज पी? क्या यू से पी आप लिख सकते हो यू हैज पी? बिल्कुल नहीं लिख सकते। पता है क्यों? हैज का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल। हैज का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल। तो बेटा ये पी से यू लिखा हुआ है हैज, पी लेस देन इक्वल टू यू। लेकिन जब मैं u से p लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा u ग्रेटर देन और इक्वल टू p। मैं लेस देन इक्वल नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p। ऐसे तो लिखूंगा u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p। और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है डिवाइड। क्या मतलब है? डिवाइड। तो मैं लिखूंगा u डिवाइड p। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एम से यू तो डॉलर है, लेकिन यू से जो पी है वो हैज का रिवर्स है। हैज का रिवर्स डिवाइड, डिवाइड का रिवर्स हैज। इंडियन रुपी का रिवर्स डॉलर, डॉलर का रिवर्स रुपी। ठीक है, तो यू हैज पी नहीं पढ़ोगे, हैज का रिवर्स क्या पढ़ोगे? परसेंटेज डिवाइड। तो यू डिवाइड पी पढ़ोगे। अब ये बताओ डॉलर और डिवाइड में, डॉलर और डिवाइड में अगेन डॉलर ही रिजल्ट बनेगा, डिवाइड और बाकी कोई रिजल्ट नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। बेटा आर से एम, प्लस और डिवाइड, प्लस और डिवाइड में डिवाइड रिजल्ट बनेगा, इसीलिए दोनों रिजल्ट गलत हो गए। लेकिन जो डिवाइड रिजल्ट है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल है। और जो ग्रेटर देन और इक्वल है ना वो ग्रेटर और इक्वल के साथ मिलकर बना है। वो ग्रेटर और इक्वल के साथ मिलकर बना है, यानी कि डॉलर और प्लस के साथ मिलकर बना है। तो ये बेटा डॉलर और प्लस ही है। तो ये हमने पढ़ा ना, हमने देखा जब भी दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे हम आइदर और चेक करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आइदर और ही बनेगा आर और एम के बीच में। ठीक है जी। चलिए बेटा पी से क्यू, पी से क्यू, पी से डॉलर, पी डॉलर आर, पी से डॉलर, पी डॉलर आर। और जब हम आर से क्यू पढ़ेंगे ना तो आर से क्यू इसको डिवाइड नहीं पढ़ेंगे, डिवाइड का रिवर्स क्या पढ़ेंगे? डिवाइड का रिवर्स हैज पढ़ेंगे, है ना। डिवाइड का रिवर्स हैज। तो आर हैज क्यू। अब पी से क्यू बेटा डॉलर हैज, डॉलर हैज यानी कि कंडीशन बिलोंग नो रिलेशन, यानी कि पी और क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एस से क्यू बेटा, एस से आर क्या पढ़ोगे? एस इंडियन रुपी आर। इंडियन रुपी नहीं पढ़ोगे, इंडियन रुपी का उल्टा क्या है? डॉलर। इंडियन रुपी का उल्टा क्या है? डॉलर। तो एस डॉलर आर पढ़ोगे, एस डॉलर आर। और फिर आर से क्यू बेटा इसका उल्टा क्या है? हैज। तो डॉलर और हैज में, डॉलर और हैज में अगेन कंडीशन ब्लॉक, दोनों फैमिली के मेंबर हैं। अच्छा, यहां पे अगर आइदर और बना सकते हैं, यहां पे अगर आइदर और बना सकते हैं तो किस किस के बीच में बना सकते हैं सर? आइदर और यहां पे बना सकते हैं तो इन दोनों के बीच में बना सकते हैं, नो रिलेशन है। क्या इंडियन रुपी और डॉलर मिलकर तीनों सिंबल दे रहे हैं? सर इंडियन रुपी और डॉलर मिलकर तीनों सिंबल नहीं दे रहे, इसीलिए यहां पे आइदर और नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नन फॉलोस। क्या रहेगा? नन फॉलोस। तो फाइनली तो ये जो इनइक्वलिटी चैप्टर है ना, ये कंप्लीट हो चुका है ना। और आप दुनिया का हर क्वेश्चन अब इस चैप्टर से रिलेटेड बना सकते हैं। अब जब कल हमारी मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक के साथ होगी, नया दिन नई शुरुआत। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना।